हेलो एवरीवन। सो फाइनली ओएमएसएम का पेपर हो गया है एंड आई होप आप सबका पेपर काफी अच्छा गया होगा। बिकॉज अगर ओवरऑल पेपर की बात करें सो इजी था। जो अच्छे से पढ़ के गए हैं डेफिनेटली उनके लिए पेपर काफी आसान रहा होगा। बिकॉज अगर हम एसएम की बात करें इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम, दिस टाइम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत आसान थे एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस वर देयर, राइट। सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर, दैट वाज ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि वो आएगा, बट वो क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वीडियो में बताए गए थे पेपर प्रिडिक्शन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेदर ओएम और एसएम, आपको पूरा पेपर वहां से देखने को मिला होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है। चलिए, सो नाउ लेट्स क्विकली रिव्यू द पेपर। देखते हैं व्हाट ऑल क्वेश्चंस वर देयर। सो एमसीक्यूज 30 मार्क्स के थे। सो आपका पहले एमसीक्यू है, द एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ डिमांड इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांडेड एंड इन प्रोडक्ट डिजाइन और इन डिलीवरी शेड्यूल्स इज समटाइम्स रेफर टू एज। सो डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। मूविंग फर्दर, second question is, which one of the following is associated with configuration of departments, work centers, equipment and machinery with focus on the flow of materials or work? So this is option number B, facility layout. Then we have, in which one of the following phases of the product life cycle organizations get engaged in aggressive promotional and pricing program? So the correct answer here is maturity stage, because maturity stage में हमारा जो business है, product है, वो अब stable हो चुका है, market saturate हो चुकी है, beyond that हमारी sales अब ज़्यादा नहीं होंगी, highest growth हम achieve कर चुके होते हैं। So अपने market share को maintain करने के लिए companies aggressively अपने product में जो भी differentiation वो create करती हैं इस stage में, उसे वो प्रमोट करती हैं और प्राइस वॉर्स होते हैं बिकॉज कंपटीशन स्टिफ होता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज मेच्योरिटी स्टेज। Next question, that is annual carrying cost of material ZB is 3.60 unit. Its total carrying cost is 9,000 per annum. If there is no safety stock of material ZB, what will be the economic order quantity for material ZB? यहाँ पर आपका जो correct answer था, that is 500 units. Moving further, Zeus Limited, a manufacturing firm, has 4 work centers ABCD in series with individual capacities in units per day shown in the figure below. So हमसे इसमें पूछा गया है सिस्टम की efficiency. Here your correct answer is option number D, 88.23. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोडक्टिविटी पर वर्कर निकालना था। सो आपको आउटपुट पर मंथ दिया हुआ है 2500 टन्स और आपको रफली 100 वर्कर्स के बारे में बताया है, 100 वर्कर्स हैं। सो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर कितनी निकलेगी? 2500 अपॉन 100, सो दैट इज गोइंग टू बी 25 टन्स। नेक्स्ट, फॉर क्वालिटी अश्योरेंस इन डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग द डैश मॉडल इज यूज। सो यहाँ पर आपका आंसर है ISO 9001. Next, this provides the broad data from which to identify key drivers of change. So इनमें से कौन सा टूल आपको broad data देता है, broader environment के बारे में, macro environment के बारे में बताता है? So that is your option number C, pestle analysis, right? SWOT analysis आपको internal, external दोनों factors के बारे में बताता है। Pestle analysis is the only tool जो हमें macro environmental फैक्टर्स के बारे में बताता है, मतलब ब्रॉडर इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लोजली एसोसिएटेड विद रेड ओशन स्ट्रैटेजी? सो 2 स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, रेड ओशन एंड ब्लू ओशन। इनमें से कौन सा रेड ओशन स्ट्रैटेजी को डिपिक्ट नहीं करता? इट इज नॉट एसोसिएटेड विद इट। दिस इज बीट द कॉम्पिटिशन, नॉट बोट द कॉम्पिटिशन। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ रेड ओशन स्ट्रैटेजी। मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेड ओशन स्ट्रैटेजी। मेक द कॉम्पिटिशन इररेलेवेंट, सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रेड ओशन स्ट्रैटेजी। ये हमारी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में होता है, जहां पर आप न्यू मार्केट स्पेसेस क्रिएट करते हैं एंड यू डू नॉट डायरेक्टली compete with others in the same industry. So यहाँ पर you try to make the competition irrelevant. Competition आपके लिए irrelevant होता है because आप उसको disrupt करने की कोशिश करते हैं मार्केट को कुछ नया लाके, and exploit existing demand. So existing demand से red ocean strategy डील करती है। So यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डैश requires coordination across the entire organization and involves business cultural changes. So correct answer here is digital transformation. Next is forecasting the weather is an example of. So this is example of narrow artificial intelligence. Next, which type of production control is most prominently applied in industries like textiles and book and magazine printing industries? So ये आपको डायरेक्ट जो भी हमारे कंट्रोल्स दिए हुए थे, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वहां से आई है। So this is your option number D, block control.
Next, work breakdown structure is typically developed in which one of the following phases of project management life cycle? So ये हमारा project planning phase में होता है. Option number B is correct. Strategy formulation is characterized by focus on effectiveness. This is absolutely correct. Strategy formulation कौन करता है? Top management. और जब top management strategy formulate करता है तो उनका focus होता है एक effective strategy बनाने का. Effective strategy कैसे बनाई जाती है? पूरे environment को analyze करके, राइट, प्रॉपर एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के थ्रू. सो वो कौन करते हैं? टॉप मैनेजमेंट. उनका फोकस है इफेक्टिवनेस पे. नेक्स्ट, which one of the following activities involves receiving, storing, distributing inputs to the production process? So जब भी हम inputs को, raw materials को, spare parts को, components को receive करते हैं, अच्छे से store करते हैं ताकि हम production शुरू कर सके. So this is inbound logistic. Option number A here is correct. So that was your section A. Section B में आपको 7 questions दिए गए थे, OM, SM included, and आपको 7 questions में से you had to attempt any 5 questions. Question number 2, part A, the plant layout selected in conformity with layout principles should be an ideal one. So आपको पता है हमें statements दी होती हैं और उसके बाद हमसे direct चीज पूछ ली जाती है. In this context, align those plant layout principles. So यहाँ पर आपको plant layout principles के बारे में बताना था. So ये तो बहुत ही simple question है. Module number 1 से ये question पूछा गया है और आपको यहाँ पे principles लिखने थे, like principle of usage, principle of safety, principle of flexibility, sequence, minimum investment, वो सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे आने थे. सो बहुत ही इजीली आप 7 मार्क्स तो यहाँ पे स्कोर कर चुके हो. नेक्स्ट इज व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग. ब्रीफली डिस्कस द 5 स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग. सो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, दिस इज फ्रॉम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल. ये कौन सा मॉड्यूल था? मॉड्यूल नंबर 4. और आई थिंक उसके सेकंड पेज पे ही आपको पीपीसी के काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए. आई थिंक 18 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर जिनमें से आपको सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने थे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो हमारा हमेशा रहता है, लाइक आई ऑलवेज टेल यू, मॉड्यूल नंबर 4 बहुत ही ज्यादा वेटेज कैरी करता है. तो 7 मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पर आपको मॉड्यूल 4 से आ चुके हैं. लेट्स सी और कौन से क्वेश्चन थे मॉड्यूल 4 से. पहले देखते हैं पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सो दिस इज डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन और ये आ रहा है आपके मॉड्यूल नंबर 2 से. So there are 3 parts to this particular question. यहाँ पर जो आपको estimate the trend values of daily sales of ice cream for average day temperature of 32 और 42 सेंटीग्रेड का पूछा गया है. So यहाँ पर अगर हम 32 सेंटीग्रेड की बात करें, so एस्टिमेटेड डेली सेल्स आपकी 34,000 निकलेगा. एंड अगर हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, सो इस पे जो हमारी एस्टिमेटेड डेली सेल्स निकलती हैं, दैट इज 54,000. सो दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर हियर. और पार्ट सी में हमें एवरेज डे टेम्परेचर निकालना है. आपको डेली सेल ऑफ आइसक्रीम ऑफ 60,000 दिया गया है. सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर निकलता है 45 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. सो ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है एंड अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4. सो मॉड्यूल नंबर 4 से 7 मार्क्स का और आ गया, तो अभी तक 14 मार्क्स का मॉड्यूल नंबर 4 से आ चुका है. सो अगर यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करें, दैट शुड बी अराउंड 139. सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी योर total cost of the project. Then part B of question number 4. So this question ये आपका simulation से आया है. हर बारी आपको सिमुलेशन का क्वेश्चन, डिमांड फोरकास्टिंग तो आ ही जाता है. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4. सो 21 मार्क्स के क्वेश्चंस अभी तक मॉड्यूल नंबर 4 से ही आ चुके हैं. एंड यहाँ पे 2 पार्ट्स थे आपके क्वेश्चन के. पहले में आपको डिमांड जनरेट करना था एंड देन यू हैड टू कैलकुलेट एवरेज डिमांड. सो आई थिंक डिमांड हमारी 18 या 19 आई है एंड एवरेज डिमांड उसके अकॉर्डिंगली 1.9 या 1.8 आया होगा. मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. सो सबसे लेंदी क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको यही लगा होगा बिकॉज काफी टाइम टेकिंग होता है और आपको 4 पार्ट्स दिए गए थे. सो यहाँ पर काफी टाइम लग जाता है. दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक ऑफ मेंटेनेंस मॉड्यूल नंबर 7 से ये क्वेश्चन आ रहा है. सो आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन. आई होप आप सबने ये करेक्टली किया होगा अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है तो, बिकॉज काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है एंड प्लस आपको चॉइस थी. सो जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली स्किप किया होगा, बट जिन्होंने किया है, वेरी गुड.
देन पार्ट बी इज कमिंग फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 6। काफी आसान क्वेश्चन है, हमेशा ही मॉड्यूल नंबर 6 से आपको पता है नेटवर्क प्रॉब्लम, पर्ट, सीपीएम, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस आई एम श्योर आप सबने अच्छे से ही किया होगा। सो यहाँ पर हमारे ओएम के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं एंड नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद एसएम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, यहाँ पर आपको इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी। एंड ये क्वेश्चन किसको नहीं आता होगा यार। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। सो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी। सो अगर इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस का ये क्वेश्चन नहीं किया है तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसका जो पार्ट बी था वो भी काफी आसान था। आई टोल्ड यू दैट डिजिटल स्ट्रैटेजी से जो आपका 11th चैप्टर है, 11th मॉड्यूल, वहां से आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सो बिग डेटा वाज वन ऑफ देम। फर्स्टली यू हैव टू राइट द टाइप्स ऑफ बिग डेटा, दैट स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। सो अगर आपको याद होगा 4 V's यू हैव टू रिमेंबर, वेरिएबिलिटी, वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी। पार्ट ए आपका मॉड्यूल 8 से आ रहा है एंड दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल 11। Then we have question number 7, part A. Identify and analyze the 5 main steps involved in formal strategic planning process. So this is coming from module number 9. हमेशा ही पता नहीं कितनी बारी ये question आ चुका है। strategic planning process के जो stages होते हैं हमें वो यहाँ पर बताने होते हैं। mission हमें create करना होता है, उसके बाद हम external environment को analyze करते हैं, फिर हम internal environment को analyze करते हैं, दोनों को compare करते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वो सब आपको यहाँ पर लिखना था। देन नेक्स्ट पार्ट बी, बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिबिट्स मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस अगेन इज फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 9। सो अगेन बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस देखो आपको पूछे गए हैं। कितना आसान है, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है, मल्टीफेसिटेड होता है और उसका वाइड रीचिंग इम्पैक्ट होता है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। पार्ट ए में आपसे ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। सो दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था दैट ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, बट आउट ऑफ 5 फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर आया। सो आई होप आप लोग ये पढ़कर गए थे। अगर गए तो फिर आपके लिए आसान होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। एंड देन पार्ट बी वाज वेरी इजी। यहाँ पर गोल कॉन्ग्रुएंस, जो मैंने आपको बताया था कि गोल कॉन्ग्रुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पे गोल कॉन्ग्रुएंस के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पूछे गए थे वेयर यू कैन क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस। सो बहुत ही आसान थे कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मोटिवेशन, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। सो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने थे। एंड बोथ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 10। सो अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर एवरी अटेम्प्ट। हर साल आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो मॉड्यूल नंबर 9 और 10 अगर हम एसएम की बात करें, मॉड्यूल नंबर 4 एंड 6 अगर हम ओएम की बात करें, एंड थियोरी के चैप्टर्स में हमेशा आपको बताती हूँ दैट मॉड्यूल नंबर 1, 2 से आपको ये थियोरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। So that's about the review of OM and SM. So I hope you all score really, really well in this exam. To tell me in the comment section कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया।